बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक तबीयत से है तो वेलकम है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो आज जो हम अपने चैप्टर गैसेस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ऐसे कहूं कि ये तमाम टॉपिक्स का बाप है तो ये भी गलत नहीं होगा। तो एक्चुअली आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, एमडी कैट है, ई कैट है, पीपीएससी है, या आगे आप फर्दर जब यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन का आने का चांस जो है वो 99.999% होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितना ज्यादा ये अहम है उतना ज्यादा आसान भी है। कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करवाऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद जनरल गैस इक्वेशन के तमाम कांसेप्ट्स आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल गैस इक्वेशन है क्या, इसे ड्राइव कैसे करना है। सेकंड नंबर पर हम जनरल गैस कांस्टेंट क्या है, उसके बाद उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं एसटीपी पर। देन हम ये देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स को चेंज करने से जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कैसे तब्दील होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये आर जो है जनरल गैस कांस्टेंट, ये क्यों अहम है, इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। और एंड पर हम अपनी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे जनरल गैस कांस्टेंट की हैं। तो ये सारा आज का हमारा लेक्चर का थीम है। तो स्टार्ट करते हैं जी, व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन। तो एक्चुअली प्यारे बच्चों, जनरल गैस इक्वेशन जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है उन तमाम लॉज का जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। अभी तक हमने 4 गैस लॉज पढ़े हैं। पहला पढ़ा बॉयज लॉ, दूसरा पढ़ा चार्ल्स लॉ, तीसरा पढ़ा एवोगैड्रो लॉ, चौथा पढ़ा हमने गे-लुज़ेक लॉ, ये जिसे प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। तो अगर मैं इन चारों लॉज को इकट्ठा करके इनका एक मिक्सचर सा फलूदा सा बना दूं तो मेरे पास जो चीज निकलेगी वो क्या है, जनरल गैस इक्वेशन। It is the combination of Boyle's law, Charles law, Avogadro law and Gay-Lussac law। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी समरी बना देता हूं कि हमने जो जो लॉज पढ़े हैं वो क्या क्या कहते थे, फिर हम इसको ड्राइव करते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन वहां से कैसे डिराइव होगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेरे पास है जी लॉ। उसके बाद ये लॉ कौन सा रिलेशनशिप हमें देता था, ठीक है। देन मैं ड्रा करूंगा हमारा जो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से थे, और फिर मैं बात करूंगा कांस्टेंट्स की। ठीक है जी, चलिए आप साथ साथ नोट्स बना लें, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। चलो जी, पहला लॉ मेरे पास कौन सा था जी, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ हमने ये पढ़ा था, वो क्या कहता था जी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पर गैस का प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिलेशनशिप क्या दिया उसने, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारे पास आता था P = K/V। ठीक है, V को इधर मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ जाएगा PV = K। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों इस लॉ में जो वेरिएबल थे, मतलब जो चेंज होते थे, वो कौन कौन से हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। और कांस्टेंट कौन कौन से थे हमारे पास, वो थे नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा था टेम्परेचर। ये हो गया बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ कौन सा था, दूसरा लॉ हमारे पास था चार्ल्स लॉ, हमने जो पढ़ा। ठीक है, इसके साथ भी लॉ लिख देते हैं यानी कि नाराज ना हो जाए। लो जी, चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स की जो गैस लेंगे उसका प्रेशर और उसका जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा V = KT, और ये जो है T इधर आगे मल्टी डिवाइड होगा तो V/T = K। ये क्या था हमारे पास, चार्ल्स लॉ। उसके बाद इसमें जो वेरिएबल है वो प्यारे बच्चों वो कौन कौन से हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और जो कांस्टेंट है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और हमारे पास क्या है, प्रेशर। ये हो गया हमारे पास चार्ल्स लॉ। उसके बाद तीसरा लॉ हमने कौन सा पढ़ा जी, एवोगैड्रोस लॉ। इसको किसने पेश किया था, अंकल एमेडियो एवोगैड्रो ने, याद है ना आपको। चले जी, इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो V = Kn, और n इधर आगे डिवाइड होगा तो V/n = K।
ये हमारे पास क्या आ गया, एवोगैड्रो लॉ। अब प्यारे बच्चों इसमें जो वेरिएबल है वो कौन कौन से हैं, वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये चेंज होते हैं, और कांस्टेंट जो है वो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। यहां तक बात क्लियर है। चौथा लॉ जो हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, हमने लास्ट पढ़ा था गे लुजेक लॉ, ठीक है। ये क्या कहता था जी, ये कहता था कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और वॉल्यूम को क्या रखोगे, कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, तो P इज इक्वल टू KT, ठीक है, और P ओवर T इज इक्वल टू K, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल है हमारे पास वो है प्रेशर और टेम्परेचर, और जो हमारे पास कांस्टेंट है प्यारे बच्चों वो क्या है, हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो ये चार लॉज अब तक हमने पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे चार लॉज जो अब तक हमने पढ़े, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गे-लुजेक लॉ। इनके रिलेशनशिप हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन तमाम रिलेशनशिप को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद हमने एक इक्वेशन निकालनी है जिसे क्या बोलेंगे, जनरल गैस इक्वेशन। अब देखें यहां से वॉल्यूम क्या कहता है जी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने लिख दिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगैड्रो कहता है वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स की क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है, तो मैंने यहां लिख दिया एन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है प्यारे बच्चों। देन बात करें प्रेशर और वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम प्रेशर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रेशर की क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन लॉज को मैंने इकट्ठा कर दिया, और ये जो गे-लुजेक लॉ है प्रेशर और टेम्परेचर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेशर जब इधर आएगा तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो इन चारों लॉज को मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखना प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए आप इक्वल का साइन और क्या लगाते हो, कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू, पहले आएगा कांस्टेंट, ठीक है, फिर आएगा टी एन और ओवर पी। जो कांस्टेंट यहां पे इस्तेमाल होना है वो है आर, उसे क्या बोलते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट, V इज इक्वल टू आर टी एन ओवर पी, ठीक है जी। अब P इधर डिवाइड हो रहा है, मैं क्या करता हूं इधर लाके इसको क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। जब मैं इसको इधर लेके आया तो ये बन गया PV इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन प्यारे बच्चों हमारे पास बनी है इसे बोलते हैं जनरल या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन एक ही बात है। तो इस तरीके से आपने चारों लॉज को इकट्ठा करके एक इक्वेशन निकाल ली जिसे क्या बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है आइडियल गैसेस के ऊपर अप्लाई होती है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अगर मैं इस अपनी जनरल गैस इक्वेशन से इन तमाम लॉज को वापस डिराइव करना चाहूं तो मैं इजीली इनको डिराइव कर सकता हूं। देखो जी, मैं पहले जी बात करते हैं PV इज इक्वल टू nRT, सही है जी। अब R तो मेरे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को भी क्या कर दूं कांस्टेंट, तो क्या आएगा मेरे पास PV इज इक्वल टू K, और PV इज इक्वल टू K कौन सा लॉ है हमारे पास, बॉयज लॉ। तो जनरल गैस इक्वेशन से आप इस तरीके से बॉयज लॉ को डिराइव कर सकते हैं। कब, जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को क्या कर दो कांस्टेंट, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, जब आप इन तीनों चीजों को कांस्टेंट रखते हो तो PV इज इक्वल टू K आ जाता है, और PV इज इक्वल टू K ही तो हमारे पास बॉयज लॉ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चार्ल्स लॉ को डिराइव करना चाहूं, ठीक है, चार्ल्स लॉ मेरे पास क्या है, V/T ओवर K, ठीक है। तो ये है जी PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आओ, इसको डिवाइड कर दो, V/T हो गया, ठीक है, nR प्रेशर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V/T इज इक्वल टू K, और V/T इज इक्वल टू K, तो हमारे पास क्या था, चार्ल्स लॉ। तो इस तरीके से आप जनरल गैस इक्वेशन से चार्ल्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हो। कब, जब आप R के साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को क्या कर दोगे, सॉरी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दोगे, कांस्टेंट, ठीक होगी बात। नेक्स्ट, अगर मैं डिराइव करना चाहूं एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, तो ये है मेरे पास PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, V/N, तो N इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड,
और P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, RT ओवर P। ठीक है जी। अब अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर दूं कांस्टेंट, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V ओवर N इज इक्वल टू K। तो V ओवर N इज इक्वल टू K है मेरे पास एवोगैड्रो लॉ। और कांस्टेंट मैंने क्या कर दिया टेम्परेचर और प्रेशर, और इस पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं कांस्टेंट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके कोई भी लॉ जो है उसको भी डिराइव कर सकते हो। अगर आपने ये गेल-लुसेक लॉ डिराइव करना है, ठीक है जी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है जी, P बाय T चाहिए मुझे, टेम्परेचर इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, NR वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे हो गया डिवाइड। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को क्या कर दूं कांस्टेंट कर दूं, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा P बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही तो मेरे पास क्या है गेल-लुसेक लॉ। इसलिए मैंने आपको ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के साथ साथ ये रिलेशन भी लिख के दिखाए थे पहले ही, कि जब हम इनको डिराइव करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ सके। तो इस जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप कोई भी लॉ जो है अपना डिराइव कर सकते हैं, उसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या हो गया है मुकम्मल, जिसमें हमने क्या करना था जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव किया। और जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद उससे हमने अपने तमाम जो लॉस थे जिनको कलेक्ट करने से वो इक्वेशन बनी है, उन लॉस को भी बारी बारी हमने क्या कर लिया डिराइव। अब नेक्स्ट बात करनी है हमने इस कांस्टेंट की R, जिसे क्या बोलते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, या फिर इसको आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज तब्दील करने से इसकी वैल्यू तब्दील हो जाती है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं R की। इसका नाम क्या है जी, इसे हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है जी, इसी तरीके से इसका एक दूसरा नाम भी है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी तरीके से इसका तीसरा नाम है आइडियल गैस कांस्टेंट। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स है। अब हम जरा इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो हमने जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा जी, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है जी, मुझे चाहिए R की वैल्यू, T और N इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो PV ओवर NT इज इक्वल टू R। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये है मेरे पास फार्मूला जनरल गैस कांस्टेंट का। ठीक होगी बात। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लूं, यानी मैंने 1 मोल ऑफ अ गैस लिया है, उसके लिए मेरे पास R का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, एट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या होगा जब मैं 1 इधर पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, PV ओवर T इज इक्वल टू R। ठीक होगी बात। अब ये इक्वेशन हमें क्या कहना चाह रही है, इसको समझना है। न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्या कह रही है इक्वेशन, ये कह रही है कि रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कहना चाह रही है, जरा लिख लेते हैं कि द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है जी, यानी अगर आप प्रेशर को चेंज करके P1 से P2 करोगे, वॉल्यूम को चेंज करके V1 से V2 करोगे, टेम्परेचर को चेंज करके T1 से T2 करोगे, तो उसकी जो रेशो का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो का आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि P1 V1 ओवर T1 ये भी किसके इक्वल है, कांस्टेंट है। इसी तरीके से P2 V2 ओवर T2 ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है, तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं P1 V1 ओवर T1 बराबर है P2 V2 ओवर T2। ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प देती है। वो आपको इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम दे सकता है।
फाइनल टेम्परेचर पूछ सकता है। इसी तरीके से एक चीज को मिस करके वो आपसे न्यूमेरिकल यहां से बना सकता है। तो इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है। अब ये कहती क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे आप पिछले लास्ट में पढ़ के आए हो, सेम उसी तरीके से यही चीज इस पे भी इंप्लीमेंट होती है कि टेम्परेचर को चेंज करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम इस लिहाज से चेंज होता है कि उनका आंसर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं आर की वैल्यू पे। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ आर। ठीक है जी, अब जी आर का फार्मूला तो हमें मिल गया, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। अब हमने आर जो है जिसे हम जनरल गैस कांस्टेंट कह रहे हैं, पहले बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने में हमें हेल्प करता है एवोगैड्रोस लॉ। लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने जब एवोगैड्रो लॉ पढ़ाया था, वहां मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या थी कि एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, किसी भी गैस के, आइडियल गैस के, किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.414 डीएम क्यूब। इस लाइन को जरा रिकॉल कर लो। क्या कहता था कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP occupies 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम। ठीक है जी, ये एवोगैड्रो ने साबित किया था। ये उसने जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने इस वैल्यू को कैलकुलेट करके अपना हाइपोथेसिस यानी लॉ जो है वो पेश किया था। और उसने कहा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर आप किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल ले लो, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.414 डीएम क्यूब। ठीक हो गया बात। अब इस लॉ को इस्तेमाल करके हम अपनी आर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। ठीक है, 1 मोल। नेक्स्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इसकी वैल्यू मैंने आपको वहां पे भी बताई थी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस जमा 273, तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो प्रेशर की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो होती है 1 atm। ठीक है, और वॉल्यूम तो आपको पता है क्या है, वो है 22.414 डीएम क्यूब। अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर करो, आर की इक्वेशन, पीवी ओवर एनटी, प्रेशर की वैल्यू भी है, वॉल्यूम की वैल्यू भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, टेम्परेचर भी है। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करके अपनी आर की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कहां पर, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो आर की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, जरा गौर कीजिएगा। आर बराबर है पीवी ओवर एनटी। ठीक है, पीवी ओवर एनटी। ठीक है जी, प्रेशर क्या है आपके पास 1 atm मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या है आपके पास 22.414 डीएम क्यूब बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 मोल मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है आपके पास 273 केल्विन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करके इतना ही हो जाएगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई करके इतना ही हो जाएगा। जब आप 22.414 को डिवाइड करते हो 273 पर, आपके पास जवाब आता है 0.0821। ठीक है जी, अब यूनिट्स लिख देते हैं। पहले आएगा एटीएम, फिर ये डीएम क्यूब, ये ऊपर जाके पर मोल, और ये ऊपर जाके पर केल्विन। ये है जी आपके पास आर की वैल्यू। इस वैल्यू को अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें, इसको ऐसे हिफ्ज कर लें जैसे आपको अपना नाम याद है, आपको अपनी सबसे अच्छी कोई मेमोरी याद है, कोई इवेंट याद है लाइफ का, इसको भी उसी तरीके से अपने जहन में फीड कर लें कि आर की वैल्यू एसटीपी पर कितनी है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब हमारे 3 स्टेप मुकम्मल हो गए हैं। पहला हमने क्या कर लिया, गैस लॉज को कलेक्ट करके जनरल गैस इक्वेशन बनाई।
नंबर 2 पर हमने जनरल गैस कांस्टेंट का फार्मूला निकाला। नंबर 3 पर हमने एसटीपी पर उसकी वैल्यू को निकाल लिया है और वो वैल्यू कितनी आई है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। यहां तक बात क्लियर है। अब प्यारे बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो आर की वैल्यू आई है ये डिपेंड किस पे करती है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम वैल्यूज की यूनिट्स की कन्वर्जन करने वाले हैं, तो हम यूनिट्स को चेंज करते हैं तो आर की वैल्यू तब्दील हो जाती है। इसकी मैं आपको पहले लॉजिक और बेस बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, अच्छे से समझना है। आर की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, लेट्स सपोज आ जाता है वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। ऑप्शन ए दे देगा आपको प्रेशर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी वॉल्यूम, ऑप्शन डी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अब जनरली आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान में रखो ना, R इज इक्वल टू पीवी और एनटी, आपका जो माइंडसेट नहीं कहेगा कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन सब पे जो है डिपेंड कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों होश से समझना है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है लेकिन आई होप आप क्लियर कर जाओगे। देखो इस इक्वेशन का मतलब ये है, R आपने अभी पढ़ा ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर की रेशियो टेम्परेचर के साथ लें तो वो क्या आती है, कांस्टेंट। इसी तरीके से यानी पीवी की प्रोडक्ट और एनटी की प्रोडक्ट की आप रेशियो लेते हो तो वो क्या आ रही है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की तादाद को चेंज करते हो तो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर इस लिहाज से तब्दील हो जाता है कि जवाब हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू को तब्दील करते हो, मतलब पहले आपने दो डेसीमीटर क्यूब ले लिया, फिर आप ले लोगे 10 डेसीमीटर क्यूब। जब आप 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे तो प्रेशर, नंबर मोल्स और टेम्परेचर उस लिहाज से तब्दील हो जाते हैं कि जवाब हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। समझ आ रही है ना बात की। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर को आप चेंज करते हो, पहले आपने 200 केल्विन लिया, फिर आप 400 केल्विन लेते हो, तो टेम्परेचर को तब्दील करने से नंबर मोल्स, वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू खुद ब खुद इस लिहाज से तब्दील हो जाती है कि उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि आर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। बात की समझ आ रही है ना। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर मोल्स और टेम्परेचर की वैल्यू पे आर डिपेंड नहीं करता, एक चीज। दूसरी चीज नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अब नेचर ऑफ गैस जो मर्जी हो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, अमोनिया ले लो, कोई भी गैस हो, शर्त यह है कि वो आइडियल हो, ठीक है। तो आइडियल गैस हो उसके लिए भी आर की वैल्यू हमेशा यही रहेगी 0.081 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करती आर की वैल्यू। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि आर की वैल्यू किन की चीजों पे डिपेंड नहीं करती। मान लिया जी प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करती, तो डिपेंड किस चीज पे करती है, डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पे। प्रेशर और वॉल्यूम इनके जो आप यूनिट्स इस्तेमाल करते हो उसकी उनके ऊपर जो है आर की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर आप प्रेशर का कोई यूनिट चेंज करोगे, एटीएम से टॉर में जाओगे, टॉर से मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चले जाओ, या वॉल्यूम का यूनिट चेंज करो, डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाओ, सेंटीमीटर क्यूब से या मीटर क्यूब में चले जाओ, जब आप इनके यूनिट्स चेंज करते हो तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो इस बात को अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। एमसीक्यूज आ सकता है, नेचर ऑफ गैस भी लिख सकता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर की वैल्यू, इन चीजों पे आर की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करते हो तो बाकी तीनों की वैल्यूज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं, ऐसे होती हैं कि जवाब हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और नेचर ऑफ गैस जो मर्जी ले लो, आपको पता है उसके हर मोल में 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस का एसटीपी पे जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, ये। तो जो मर्जी गैस ले लो, एवोगैड्रो ने साबित कर रखा है कि उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा, तो आर की वैल्यू हमेशा ये आएगी। तो साबित ये हुआ कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर पर आर की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ना ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है।
अगर आर की वैल्यू डिपेंड करती है तो ओनली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे, कि प्रेशर के यूनिट एटीएम से अगर आप चेंज करके मिलीमीटर और मरकरी में जाओ, या टॉर में जाओ, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जाओ, पास्कल में जाओ, या फिर जूल करो, कैलोरीज करो, वॉल्यूम का यूनिट तब्दील करो, तो वो यूनिट तब्दील करने से आर की वैल्यू क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो इसको एमसीक्यूज के लिए आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि कैसे यूनिट्स को चेंज करने से आर की वैल्यू तब्दील होती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी, कि प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स तब्दील करने से आर की वैल्यू कैसे तब्दील हो जाती है। तो चलें, पहले मैंने जो एसटीपी पे आर की वैल्यू निकाली है वो क्या है, मेरे पास 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, इसका जो प्रेशर का यूनिट है ना, इसको पहले तब्दील करके देखता हूं क्या होता है। जादू देखना अब आपने, मैजिक यूनिट्स के साथ अब हम खेलने लगे हैं। ठीक है, और प्रेशर के यूनिट्स मैंने आपको प्रेशर वाले टॉपिक में अच्छे तरीके से कन्वर्जन सारी समझाई थी। तो आप जानते हो 1 एटीएम जो है वो आपके पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। ठीक है, एक एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। तो अगर मैं पूछूं 0.08 टू 1 एटीएम कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होंगे, आप उसको 760 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है। ठीक है, तो 0.0821 एटीएम बराबर है 760 मल्टीप्लाई बाय 0.0821। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सही है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं आपके पास एक सेब है, वो है 10 रुपए का। ठीक है, और 5 सेब कितने होंगे, 10 को 5 से ज़रब दे दूं। इसी तरीके से एक एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, तो इतने एटीएम कितने मरकरी मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होंगे, 760 से इसको ज़रब दे दूं। तो जब आप इसको ज़रब देते हो तो प्यारे बच्चों जो आर की वैल्यू आती है वो आती है 62.4। अब ये एटीएम में नहीं रहा, किसमें चला गया है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बाकी डीएम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। इस तरीके से जब आप यूनिट को चेंज करते हो आर की वैल्यू क्या होगी, चेंज। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आप जानते हो 1 एटीएम जो है वो 760 टॉर के इक्वल होता है। ठीक है ना, एक एटीएम 760 टॉर के बराबर है। तो मैं कहूं कि 0.0821 एटीएम कितने टॉर के इक्वल होंगे, आप 760 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0.0821 एटीएम बराबर होगा 760 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 टॉर के। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो वही वाला ही आने वाला है ना। ठीक है, तो आर क्या आएगा हमारे पास 62.4। अब ये क्या आएगा यहाँ पे, टॉर, एटीएम की जगह क्या आएगा, टॉर, बाकी डीएम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। तो इस तरीके से आपने जब प्रेशर का यूनिट एटीएम से क्या किया, टॉर में कन्वर्ट किया, 760 से उस वैल्यू को ज़रब दे दो। एटीएम से मिलीमीटर और मरकरी में जाना है तो 760 से इस वैल्यू को ज़रब दे दो, तो आपके पास देखो आर की जो है वो नई वैल्यू आ गई। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम के यूनिट को भी तब्दील कर सकते हो। ठीक है, अब आप जानते हो कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब मैं पूछूं कि 0.0821 में डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो आप इसको क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। सेम वही को लिया है ना, जैसे मैं कहता हूं 10 रुपए का एक सेब है, 20 सेब कितने होंगे, 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एक डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो इतने डीएम क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे, इसको इससे ज़रब दे दो। तो 0.0821 डीएम क्यूब बराबर है 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हो तो आर की जो वैल्यू आती है, देखो 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया ना तो इशारिया जो है उड़ के यहां से 3 इंच से बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 82.1। अब क्या हो गया, ये एटीएम के बाद अब ये डीएम क्यूब नहीं रहा बल्कि किसमें चला गया है, सेंटीमीटर क्यूब में, बाकी आ गया पर मोल और पर केल्विन। क्लियर होगी बात। इस तरीके से आप यूनिट्स को चेंज करते हो तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज।
अब जरा गौर करना है, ये जो हमने वैल्यू निकाली है 62.4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, अगर इस वैल्यू को यहाँ पे मैं डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यानी अभी जैसे मैंने बताया आपको 1 डीएम क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 62.4 डीएम क्यूब, 62.4 डीएम क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 62.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आएगा आपको पता आएगा 62,400, ठीक है। तो जब मैं इसको प्यारे बच्चों को जरा दे देता हूं तो मेरे पास जो आर की नई वैल्यू है वो क्या आएगी, देखना जरा, आर इज इक्वल टू 62,400, ये आएगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। उसके बाद डेसीमीटर क्यूब की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ठीक होगी बात। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस तरीके से आप यूनिट्स को चेंज करते हो तो आर की वैल्यू क्या होती जा रही है, 3। इन वैल्यूज को आपने ज़हन में रखना है। अब अगर यूनिट एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन है, आर की वैल्यू 0.0821। अगर यूनिट जो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन है, आर की वैल्यू 62.4। अगर टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन है, वैल्यू 62.4। अगर एटीएम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन है तो 82.1। अगर मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इसकी जगह टॉर भी ले सकते हो आप, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन है तो वैल्यू क्या होगी, 62,400। ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब एक चीज याद रखनी है कि जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली हैं ये हैं नॉन एसआई यूनिट्स में, ठीक है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये चीज माइंड में रखनी है। लेकिन ये सारी चीज वैल्यूज हैं ये है नॉन एसआई यूनिट्स में, सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स में हमने इसको अभी तक नहीं निकाला। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की, ठीक है, एसआई यूनिट्स में। अब प्यारे बच्चों आप जानते हो एसआई यूनिट्स की बात अगर मैं करूं तो नंबर ऑफ मोल्स, इसका तो फार्मूला वही है 1 मोल ही है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करता हूं ऐसे यूनिट में क्या कहते हैं प्रेशर की, वो कितना है, एसटीपी पे 1 एटीएम है, तो 1 एटीएम कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है आप जानते हो, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आपका एसआई यूनिट में प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। ले आप एसटीपी पे ही रहे हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट एसआई यूनिट में भी मोल है, नॉन एसआई में भी मोल है। और जो प्रेशर का यूनिट है वहां तो आप एटीएम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ एसआई यूनिट इस्तेमाल करोगे और आपको पता है प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल, या जिसे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हो, ठीक है। तो एक एटीएम कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, 10, 13, 25, ठीक होगी बात यहां तक। अब और कौन सी चीज हमें यहाँ पे है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, पहले भी आप 0 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल कर रहे थे तो 0 जमा 273 वो आ जाएगा 273 केल्विन, क्लियर होगी बात। चौथी चीज है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आपने पहले इस्तेमाल किया है, एसटीपी पे कितना होता है, 22.414 डीएम क्यूब। अब जो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है ना प्यारे बच्चों, वो होता है मीटर क्यूब, ठीक है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। अब देखना एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसे होती है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डीएम क्यूब के, क्लियर है बात। 1 मीटर क्यूब में 1000 डीएम क्यूब होते हैं, ठीक है। तो यानी अगर मैं निकालूं कि 1 डीएम क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे तो 1/1000, ठीक है। इसी तरीके से अगर 22.414 डीएम क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 मल्टीप्लाई बाय 22.414, ये आपके पास कितने किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा 22.414 डीएम क्यूब, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करते हो तो इशारिया 3 हिस्से का आ जाएगा आगे, तो 0.0221414 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 22.414 डीएम क्यूब। समझ आ गई बात की। देखो अभी तक हमने नॉन एसआई यूनिट्स में बात की थी और आर की वैल्यू निकाल रहे थे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। वैल्यू अभी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही निकाल रहे हैं, लेकिन यूनिट्स कौन से लेने हैं अब हमने, एसआई यूनिट्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला एसआई यूनिट का जो है हमारे पास यूनिट है वो मोल ही है। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है,
तो 1 atm 10 तेरा 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, हमें वैल्यू पता है डेसीमीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1/1000 मीटर क्यूब होंगे, तो 22.414 डीएम क्यूब में 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 22.414 मीटर क्यूब होंगे। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो वॉल्यूम आप कितना लोगे 0.0224114 डी सॉरी अब आएगा मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है आएगा मीटर क्यूब। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है एन, पी, टी और वी की। अब आप आर की वैल्यू ऐसा यूनिट्स में इजीली निकाल सकते हो। तो जी आर का फार्मूला हमारे पास क्या था, आप जानते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर निकालना है तो पी वी ओवर एन टी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अब जनाबे वाला प्रेशर कितना है हमारे पास 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है आपके पास ये 0.022414 मीटर क्यूब। ठीक है, बाय आपके पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 मोल मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ये आपके पास आएगा एसआई यूनिट्स में आर की वैल्यू निकालने का फार्मूला। तो जी जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हो तो आपके पास आर की वैल्यू आती है 8.314 और यूनिट्स की बात करो तो ये आ गया ऊपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर जी मीटर क्यूब, ये ऊपर जाके पर मोल और ये ऊपर जाके पर केल्विन। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों देखो ये मीटर क्यूब है पॉजिटिव में और ये m-2 है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक m पॉजिटिव का बच जाएगा, तो r बराबर है 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये आपके पास वैल्यू आती है r की एट SI यूनिट्स। ठीक है, इस वैल्यू को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब एक और यूनिट है जी जूल। आप जानते हो कि न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है जूल के, तो मैं इसको लिख सकता हूं R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इस तरीके से आपकी जो है R की एक नई वैल्यू आ गई है ये। ठीक हो गई बात। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक और यूनिट है कैलोरी का। ठीक है, तो 1 कैलोरी हमारे पास 4.18 जूल के इक्वल होती है। ठीक है जी, तो अगर मैं कहूं कि 1 जूल कितने कैलोरीज के इक्वल है तो 1 डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरीज के इक्वल है। तो मेरे पास कितने जूल हैं 8.314 जूल, ये कितने कैलोरीज के इक्वल होगा तो 1 बाय 4.18 डिवाइडेड बाय 8.314, तो इसका आंसर आपके पास कितना आता है 1.98 कैलोरीज इज इक्वल टू 8.314 जूल। तो इस वैल्यू को अगर आप इधर पुट कर दो तो प्यारे बच्चों आपके पास R की एक नई वैल्यू आ जाएगी, R इज इक्वल टू 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। इसको अप्रोक्सीमेटली 2 भी लिखा जाता है। ठीक है ना, जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 भी आ जाती है, 2 कैलोरीज पर मोल। तो बाद औक़ात को एमसीक्यू में आपको जो है इस 2 की वैल्यू भी दे सकता है, तो आपने इसको भी, ये भी ठीक है, समझ आ गई बात की। इसके अलावा एक आखिरी जो है हमारे पास अर्ग का यूनिट होता है। ठीक है, 1 जूल जो है ना हमारे पास वो 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। ठीक है, आपके पास कितने जूल हैं इतने, इसको 10⁻7 से ज़रब कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास R की एक नई वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, तो ये आपके पास R की जो है नई वैल्यूज हैं ये। तो ये थी तमाम कैलकुलेशंस कि किस तरीके से अगर आप प्रेशर की यूनिट चेंज करते हो, वॉल्यूम की यूनिट चेंज करते हो या एसआई यूनिट्स में जाते हो तो आर की वैल्यू किस तरीके से तब्दील हो जाती है। आपने अच्छे तरीके से देखा जैसे जैसे आप यूनिट चेंज कर रहे हो आपके पास आर की वैल्यू क्या हो रही है, तब्दील हो रही है।
ठीक है, अब हम एक छोटी सी समरी बनाते हैं कि यूनिट्स कौन से हों, जिससे आपको एक टेबल बना दूंगा जिसको आपको याद करने में आसानी होगी कि किस यूनिट में आर की वैल्यू क्या आती है। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों अब हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ पे आ गई वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं यूनिट्स, ठीक है, किस किस के, प्रेशर का, वॉल्यूम का, उसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का, और उसके बाद मेरे पास टेम्परेचर का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब जरा सा रिकॉल करना है। जब मैंने प्रेशर को लिया एटीएम में, वॉल्यूम को लिया डीएम क्यूब में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को आया पर मोल यूनिट था, और टेम्परेचर क्या था, पर केल्विन। तो मेरे पास जो आर की वैल्यू थी वो क्या थी, 0.0821। ठीक है जी, अब जब मैंने इसको एटीएम ही रखा, ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वैल्यू को किससे ज़रूरत दे दी, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, इशारिया यहां पर आ जाएगा, तो 82.1 वैल्यू हो गई, और ये क्या रहे, पर मोल और पर केल्विन। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं एटीएम को कन्वर्ट करता हूं मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, इसको मैं लेता हूं डेसीमीटर क्यूब में, इसको मैं लेता हूं पर मोल में, इसको मैं लेता हूं पर केल्विन में। तो एक एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है, तो इतने एटीएम कितने के इक्वल होंगे, इसको 760 से ज़रब देते तो आपके पास आता है 62.4। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों जब मैं इसको लेता हूं टॉर में, इसको लिया डीएम क्यूब में वॉल्यूम को, इसका पर मोल और इसका पर केल्विन, तो ये भी सेम इसी आएगा क्योंकि 760 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 62.4 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये तो थे हमारे नॉन एसआई यूनिट्स। ठीक है, अब अगर एसआई यूनिट्स की बात करें, हाँ इसके साथ साथ आप एक और कन्वर्जन कर सकते हो कि ये जो आपके पास ये वाली है, इसको आप डेसीमीटर क्यूब की बजाय अगर आप जो है टॉर, इसको टॉर में ही लो, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले जाओ, तो आप इस वैल्यू को क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगी, 62.400 हो जाएगी। ठीक है, बाकी पर मोल और पर केल्विन। ठीक होगी बात। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट में प्रेशर किस में था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम किस में था, मीटर क्यूब में, और नंबर ऑफ मोल्स इसमें थे पर मोल में, और ये किस में था, पर केल्विन में। जब आपने इसमें वैल्यू ली तो आपके पास जो आर की वैल्यू आई वो आई 8.3143। ठीक हो गई बात। अब आप जानते हो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आया, जूल के, जूल ये आ गया पर मोल और पर केल्विन, तो तब भी वैल्यू कितनी थी, 8.3143। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप इसको जूल को किस में कन्वर्ट करते हो, कैलोरी में, सही है, आपने देखा कि एक कैलोरी जो है 4.18 जूल के इक्वल होती है, तो जब आप इतने जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू है वो आती है 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 8.3143 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन। तो ये थे आपके यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन कि कैसे कैसे आप यूनिट्स प्रेशर और वॉल्यूम के तब्दील करते हो तो आपके पास आर की वैल्यू क्या हो जाती है, तब्दील। आप इसके 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये इजीली तैयार हो जाएगा, इसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं कि ये जो यूनिट्स है ना, जूल, कैलोरी, अर्ग, ये तमाम यूनिट्स होते हैं एनर्जी के। ठीक है, अब तक हमने जनरल गैस कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ये जनरल गैस कांस्टेंट क्या है, उसका फार्मूला डिराइव कर लिया, फिर हमने ये भी देख लिया कि आर की वैल्यू नेचर ऑफ गैस, प्रेशर, टेम्परेचर और इनकी वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है तो ओनली इसके यूनिट्स पे कि प्रेशर और वॉल्यूम को कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, उससे जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, तब्दील। क्लियर है बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इतना जो हम खपे हैं, आर की वैल्यूज निकाली हैं, प्रेशर वॉल्यूम का जो यूनिट है वो तब्दील किया है, आखिर हमें इसकी जरूरत क्या है,
हमें इतना खपने की जरूरत क्या है इस पे कि आर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। समझ आ रही है ना बात की। सवाल तो है ना कि हमने इतना कुछ पढ़ा है, तो आप जानते हो देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड एवरी हैपनिंग, कि कायनात में रूनुमा होने वाली हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन मौजूद है। अगर हमने आर के बारे में इतना पढ़ा है तो इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो है। यानी मैं बात कर रहा हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर की। ये जो आर है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में क्यों पढ़ा। प्यारे बच्चों, इसकी मैं आपको थोड़ा सा लेस लेके चलते हैं। तो आर का जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, हमारे पास पी वी ओवर एन टी, यही फार्मूला था ना। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है ना, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या ले लूं 1, तो आर का फार्मूला क्या आएगा पी वी ओवर टी। ठीक है, इफ एन इज इक्वल टू 1। यहां तक बात क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स के मैंने कितने लिए 1, आर का फार्मूला आ रहा है पी वी ओवर टी। सही है। अब जरा गौर करना, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है ना, इसे हम कहते हैं वर्क डन। इसे क्या बोलते हैं, वर्क डन। फिजिक्स की जुबान में, आगे केमिस्ट्री में हम 7 चैप्टर जो है उसमें भी पढ़ेंगे, वो जो एनर्जी से रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये क्या कहलाती है, वर्क डन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं आर जो है वर्क डन बाय टेम्परेचर। अब प्यारे बच्चों आप जानते हो वर्क डन क्या है, ये तो एनर्जी है। ठीक है, वर्क डन में क्या होता है, एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं आर बराबर है एनर्जी ओवर टी। अब जरा गौर करना है कि आर कहता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, आर की वैल्यू हमें ये बताती है कि जब आप किसी भी आइडियल गैस का नंबर ऑफ मोल एक मोल लेते हो तो उसका टेम्परेचर तब्दील करने से उसकी एनर्जी कितनी तब्दील होती है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर, कि ये हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से उस गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर। अब ये बताता क्या है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, तो इसके बारे में हमें इसकी वैल्यू बताती है ये वाली। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जॉल की ये वाली वैल्यू है, ये और ये भी है हमारे पास कैलोरीज वाली। ठीक है, तो ये क्या बताती है, ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि जब आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल ऑफ गैस है, अगर आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाओगे तो वो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, 8.3143 जूल, या फिर 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा। समझ आ गई बात की। तो इसको थोड़ा सा और जो है डिटेल में स्टडी करते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे पास ये एक सिलेंडर है। ठीक है जी, ये आ गया इसका पिस्टन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस सिलेंडर में मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है। ठीक है, और आप जानते हो 1 मोल गैस अगर आप लोगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na मॉलिक्यूल्स, और ये कितने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, हीट करना जो है मैंने इसको स्टार्ट किया। अरे बच्चों जब मैं इसको हीट करता हूं तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं। टेम्परेचर बढ़ाने से आप जानते हो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है। यानी मिसाल के तौर पर पहले इसका जो टेम्परेचर था वो था 400 केल्विन। ठीक है, मैंने इसको हीट किया और टेम्परेचर हुआ 401 केल्विन। तो जब मैंने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स में कितनी एनर्जी का इजाफा हुआ है, ये चीज हमें बताती है जनरल गैस कांस्टेंट। और वो कितनी एनर्जी का इजाफा होता है, 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब, या फिर 8.3143
3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यानी वो कहता है कि एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से 1 मोल ऑफ गैस का जो एनर्जी है वो कितनी एब्जॉर्ब होती है, 8.3143 जूल्स। ये आपके पास एनर्जी जो है वो आएगी। इसी तरीके से अगर आप इसको क्या कहते हैं कैलोरीज में लिखें तो वो कितनी होगी, 1.98 कैलोरीज। तो ये है हमारे पास फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ने हमें ये बता दिया कि जितनी भी गैसेस हैं आइडियल, हर आइडियल गैस का कोई भी नेचर हो, जो मर्जी नेचर हो, कोई मर्जी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अमोनिया हो, मीथेन हो, जो मर्जी गैस हो, शर्त यह है आइडियल हो। तो हर आइडियल गैस के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की डिमांड है, वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ molecules of all ideal gases have same demand of energy, ठीक है। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है। तो हमने ये देखा कि जब भी आप 1 केल्विन टेम्परेचर किसी भी आइडियल गैस का बढ़ाओगे तो उसके लिए जो डिमांड ऑफ एनर्जी है वो कितनी है, 8.3143 जूल है या फिर 0.821। अब देखो ना, ये है प्रेशर का यूनिट, ये है वॉल्यूम का, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम क्या है, वर्टन, वर्टन क्या होती है, एनर्जी। तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी, जूल में बात करूं तो इतनी एनर्जी, कैलोरीज में बात करूं तो इतनी एनर्जी। तो जितनी भी आइडियल गैसेस हैं उनके अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं, यानी उसको मोल ही कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो एनर्जी की डिमांड है वो क्या है, सेम। जैसे उसने कहा था कि एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है कितना होगा, 22.414 dm³। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी भी आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नंबर ऑफ मोल आपके पास हैं, जब आप उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कितनी एनर्जी आती जो है डिमांड चाहिए उसके लिए, 8.3143 जूल। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जनरल गैस कांस्टेंट का मामला खत्म हो गया, ठीक है। हमने पढ़ लिया जनरल गैस कांस्टेंट क्या है, हमने ये भी पढ़ लिया कि जनरल गैस कांस्टेंट का फार्मूला क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज को चेंज करने से इसकी वैल्यू कैसे तब्दील होती है। फिर हमने इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली कि एक्चुअली आर को पढ़ने की, जनरल गैस कांस्टेंट को पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये हमें बताता है कि इतने मोल्स ऑफ एनर्जी एसटीपी पे है अगर आपके पास गैस है, तो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से कितना एनर्जी उसको देना पड़ेगी। समझ आएगी बात की। अब एंड पर हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की छोटी सी 2 एप्लीकेशंस हैं, उसको पढ़ते हैं और अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एंड पे बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो पहली जो आपके पास एप्लीकेशन है इसकी, वो एप्लीकेशन ये है कि आप जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके किसी भी आइडियल गैस की डेंसिटी को क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो, ठीक है। डेंसिटी कैसे मालूम करोगे, उसका हम फार्मूला निकाल लेते हैं जी। जनाबे वाला जनरल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास, PV = nRT। क्लियर है बात, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला आपको पता है, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। इसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, इसको आप कैपिटल M से। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मेरे पास क्या आ गया, PV = m/MRT, ठीक है। अब वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो P = mRT/mV, ठीक है। अब मेरे बच्चों मैं m बटा v को जो है ना थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। P = m/v/RT/m। आप जानते हो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास ओवर वॉल्यूम की जगह मैं डेंसिटी को पुट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, P = डेंसिटी RT/m। m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो PM = DRT। RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डेंसिटी = PM/V/RT/m।
ओवर आर टी। तो इस तरीके से आप जनरल गैस इक्वेशन से डेंसिटी का फार्मूला निकाल सकते हो। और अगर आपको प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास, आर की वैल्यू आपको पता होगी, टेम्परेचर दिया गया हो, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो। और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस डेंसिटी का ये जो मेरे पास फार्मूला है ना, D इज टू पी एम ओवर आर टी, इससे मेरे पास को बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वो कैसे हैं कि अगर आप रिलेशंस देखो, डेंसिटी और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्ट रिलेशन है, और डेंसिटी और टेम्परेचर का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो ना, जब आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यानी डेंसिटी और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, करीब आएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई। तो इनडायरेक्टली पता क्या चला कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो डेंसिटी बढ़ती जाती है। दूसरी चीज है मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। अब ये आपका एमसीक्यूज भी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, याद रखना है मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होता जाएगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसकी डेंसिटी कम। दूसरा चीज है डेंसिटी और टेम्परेचर। तो जब से जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से वो जो है एक दूसरे से ज्यादा दूर जाते हैं, कूलियंस जो है वो ज्यादा फास्ट होती हैं, तो गैस एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड करने का मतलब गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो गई। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपके पास छोटे छोटे रिलेशंस थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो दूसरी एप्लीकेशन है ना, वो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके PV/nRT को आप मॉलिक्यूलर मास भी जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास आया PV=m/mRT। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहो, या अगर आप मास निकालना चाहो, कोई भी निकालना चाहो, तो आप निकाल सकते हो। मास, मॉलिक्यूलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, PV इधर जाके डिवाइड, mRT/PV। ठीक है, अब m/v को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, m/v RT/P। m/v आपको पता है किसके इक्वल होती है, डेंसिटी के। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी RT/P। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकालने के जी दो फार्मूले आ जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आप कोई भी फार्मूला यूज करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जनरल गैस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, इसको डिराइव किया सारे गैस लॉस को इकट्ठा करके। उसके बाद हमने जनरल गैस कांस्टेंट की बात की, उसकी जो है नाम क्या है, उसकी एसटीपी पर क्या वैल्यू है, फिर हमने ये देखा वो किस चीज पे डिपेंड करती है, किस चीज पे नहीं करती। देन हमने प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स को चेंज करके हमने जनरल गैस कांस्टेंट की मुख्तलिफ वैल्यूज को फाइंड किया। देन हमने आर की अहमियत बयान की कि वो एक्चुअली हम पढ़ते क्यों है, उसकी अहमियत क्या है। तो हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी आइडियल गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, तो जब आप उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी जो एनर्जी है वो कितनी चाहिए होती है, वो हमें 8.3143 जूल चाहिए होती है। ये एटीएम डीएमक्यू में बात करो तो 0.0821, और अगर कैलोरीज में बात करो तो 1.98। देन हमने बात की एप्लीकेशंस की जनरल गैस इक्वेशन के, तो वो है हम उससे डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और हम उससे मॉलिक्यूलर मास को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड बेबहार न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन जो खासकर बुक की एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वो करवाऊंगा, ताकि वो इस टॉपिक के साथ साथ ही क्लियर हो जाए और आपको जितनी प्रैक्टिस होगी ये उतना ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।